सन 1846 में हमारी कहानी शुरू होती है। उस दौर में लोग समुद्री लुटेरों से डरना लगभग छोड़ चुके थे, क्योंकि समंदर का जलस्तर बढ़ने की वजह से उनकी जहाजें पहले की तरह लंबे सफर नहीं कर पाती थीं। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक दास्तान हर तरफ फैली हुई थी, एक ऐसे खजाने की जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर बताई जाती थी। लोग मानते थे कि ये खजाना समुद्री लुटेरों की एकता की निशानी था, जिसे एक लुटेरा सबको धोखा देकर चुरा ले गया और कहीं छुपा दिया। वह खजाना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लूटपाट करके इकट्ठा किया था, मगर किसी को नहीं पता था कि वो लुटेरा अब कहाँ है और किस हाल में है। फिर भी बहुत से लोग उस खजाने की तलाश में भटक रहे थे। तभी हम देखते हैं समंदर में एक समुद्री डाकुओं का जहाज तैर रहा है। तभी एक साधारण मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर उनके सामने से गुजरता है। डाकू उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। आखिर कोई इतनी भयानक तूफानी रात में इतनी छोटी नाव लेकर समंदर में क्यों निकलेगा? तभी कप्तान कॉर्नर आगे आता है और मछुआरे के सामान की तलाशी लेता है। उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिस पर समुद्री डाकुओं की मुहर लगी होती है। वो निशान देखते ही जहाज पर मौजूद सबके चेहरों पर डर उतर आता है। कॉर्नर समझ जाता है कि ये टुकड़ा उसी खजाने से लिया गया है, मगर खजाना कहाँ छुपा है ये अभी भी राज है। वो मछुआरे से बार बार पूछता है, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोलता। तभी जहाज पर मौजूद लोग समझ जाते हैं कि उस छोटी नाव के आने की दिशा में सिर्फ एक ही जमीन है, एक टापू जिसे लोग केमैन ब्रैक कहते हैं। जैसे ही कॉर्नर को जगह का पता चलता है, वो तुरंत अपने दल को आदेश देता है और जहाज उसी दिशा में मोड़ दिया जाता है। अगले दृश्य में हम केमैन ब्रैक द्वीप देखते हैं। बेहद खूबसूरत जगह, शांत, हरी भरी, और वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत सादे और अच्छे। यहीं हमारी कहानी की अहम किरदार सामने आती है, ओसियोला। वो दूरबीन हाथ में लेकर समंदर की ओर देख रही होती है, जैसे उसे आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। फिर हम द्वीप के बाकी लोगों से मिलते हैं। एक लड़का चुपके से अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर में घुसता है। वो उससे कहता है कि वह अगले दिन यहाँ से जा रहा है, इसलिए आज कुछ वक्त उसके साथ बिताना चाहता है। तभी अचानक उसकी बड़ी बहन उर्सुला कमरे में आ जाती है। लड़का फौरन छुप जाता है। उर्सुला को एहसास हो जाता है कि कमरे में कोई है, मगर वो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देती। अगले दृश्य में पता चलता है कि उर्सुला की एक बेटी है, आइजा। उसकी एक टांग में समस्या है, इसलिए वह ठीक से चल नहीं पाती और हमेशा सहारे का इस्तेमाल करती है। आइजा अक्सर अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है और उर्सुला हर बार यही कहती है कि वो बहुत दूर गए हैं और लौटने में वक्त लगेगा। दीवार पर टंगी एक तस्वीर से पता चलता है कि वही मछुआरा जिसे कप्तान कॉर्नर ने पकड़ा था वही थॉमस है, उर्सुला का पति। चाहे थॉमस जिंदा हो या नहीं, उर्सुला चाहती है कि उसकी बेटी अपने पिता की तरह बहादुर बने, इसलिए वो उसे एक खास खंजर देती है जो उनके परिवार की शान है। लेकिन जैसे ही आइजा उस खंजर को हाथ में लेती है, उर्सुला की आंखों के सामने अतीत की डरावनी झलकियां उभरने लगती हैं। खून, लाशें और कोई भयानक हादसा। हमें सब कुछ साफ नहीं दिखता, मगर समझ आ जाता है कि कभी कुछ बहुत भयानक हुआ था। शायद इसी वजह से उर्सुला कई सालों से अपनी बेटी को बाकी परिवार से छुपा कर रख रही है। अगली सुबह पता चलता है कि एलिजाबेथ बिना अपनी बहन को बताए कहीं चली गई है। उर्सुला उसे ढूंढने की सोच ही रही होती है कि बाहर से शोर सुनाई देता है। खिड़की से झांक कर देखती है तो पता चलता है कि लुटेरे उनके घर पर हमला कर चुके हैं। वो तुरंत अपनी बेटी को बेसमेंट के नीचे छुपा देती है और खुद उन हमलावरों का सामना करने निकल पड़ती है। लेकिन ये कोई मामूली चोर नहीं थे। उनमें से एक पीछे से उस पर वार करता है और उससे सोने के बारे में पूछता है। उर्सुला कहती है कि उसे किसी सोने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो लुटेरा यकीन से कहता है कि उसका पति थॉमस उस खजाने से जुड़ा हुआ है और उर्सुला झूठ बोल रही है। फिर वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे बांध दो जब तक सच न उगल दे। उधर दूसरी तरफ एलिजाबेथ काफी दूर समुद्र किनारे पहुंचती है, लेकिन वहां जो वह देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एलिजाबेथ देखती है कि उसके प्रेमी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। तभी खुलासा होता है कि कप्तान कॉर्नर द्वीप पर पहुंच चुका है। जब पादरी उसे अकेले खड़ा देखता है तो उसके पास जाकर पूछता है कि इतने सालों बाद वह यहाँ क्यों लौटा है। कॉर्नर उससे थॉमस की पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन पादरी कुछ बताने से मना कर देता है। वह पहले जानना चाहता है कि कॉर्नर आखिर है कौन और उसका इरादा क्या है। उधर बाकी लोग देखते हैं कि समुद्री लुटेरों के आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बंदरगाह का रखवाला तुरंत लोगों को चेतावनी देता है कि खतरा पास आ चुका है। पादरी अपने साथियों से लोगों को हटाने को कहता है, लेकिन तभी कॉर्नर बंदूक तान देता है और बिना देर किए लोगों को मार गिराता है। कप्तान के आदमियों के पास बेहद खतरनाक और आधुनिक हथियार होते हैं जिनसे वो दूर खड़े लोगों को भी मार सकते हैं। जब हम वापस उर्सुला की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने अभी भी उसे बांध रखा है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उन्हें आइजा के बारे में पता चल गया है, वो मौका देखकर उन पर फिर टूट पड़ती है। इस बार उर्सुला उन सबको धूल चटा देती है। लड़ाई आसान नहीं थी, उसे पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब बात बच्चों की हो तो माँ के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। दूसरी तरफ कप्तान कॉर्नर भी लोगों का कत्लेआम शुरू कर देता है। अकेला ही कई लोगों को मार गिराता है। हर बार जब कोई उस पर तोप दागने की कोशिश करता है, वो सही वक्त पर उन्हें रोक देता है ताकि उसकी नावों में आ रहे आदमी डूब न जाएं। आखिरकार पादरी तोप चला ही देता है, लेकिन आखिरी पल में कप्तान गोली चला देता है। उसी दौरान उसके आदमी भी द्वीप पर उतर आते हैं
हैं और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। सच्चाई ये थी कि ये पूरा द्वीप ब्रिटिश इलाका था और कप्तान को अंग्रेजों से गहरी नफरत थी, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि यहाँ से कोई भी ऐसा संकेत जाए जिससे ब्रिटिशों को उनके आने का पता चल जाए। वो पादरी से पूछता है कि ये लोग बार बार संकेत क्यों देते हैं। पादरी बताता है कि यहाँ अक्सर आग जलाई जाती है और धुआं जहाजों को रास्ता दिखाता है। उसी समय वो आदमी जो उर्सुला के घर पर हमला होने के दौरान बच निकला था आकर बताता है कि थॉमस की पत्नी उसके साथ है और बाकी लोग चर्च में छुपे हुए हैं। ये सुनते ही कप्तान चर्च में छुपे लोगों पर चिल्लाता है कि अगर जान प्यारी है तो वहीं छुपे रहें। फिर वो पादरी को तोप के सामने बांध देता है और उसे उड़ा देता है। एलिजाबेथ ये सब चुपके से देख रही होती है और उसके दिल में यकीन हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने उसके प्रेमी को मारा है। उधर उर्सुला की हालत भी आसान नहीं। उसके घर के बाहर लुटेरों ने डेरा डाल दिया है और उसे समझ नहीं आता कि अपने परिवार को कहाँ छुपाए। वो आइजा को साथ लेकर बाहर निकलती है, खुद को संभालती है और अचानक किसी की आहट सुनकर फिर चौकन्नी हो जाती है। तभी एक आदमी अचानक सामने आता है और कहता है, मैं वापस आ गया। उर्सुला उसकी आवाज पहचान लेती है और समझ जाती है वो कौन है। फिर हमें उसके शरीर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि उर्सुला कभी खुद भी समुद्री डाकू थी। शायद इसी वजह से वो आदमी उसे कप्तान कहकर बुलाता है। लेकिन उर्सुला तुरंत उसे रोक देती है और कहती है उसे दोबारा उस नाम से मत पुकारना। फिर वो आइजा को व्हील चेयर पर बैठाती है और उस आदमी से कहती है कि बच्ची को ऊपर ले जाकर संदेश पहुंचाए, जबकि वो खुद एलिजाबेथ को ढूंढने जाएगी। वो आदमी कहता है कि पूरा द्वीप उसे परिवार मानता है, इसलिए उसे सिर्फ अपने लोगों ही नहीं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उर्सुला हल्की सी मुस्कुराती है मगर कुछ कहती नहीं, बस चाकू लेकर दूसरी दिशा में निकल पड़ती है। वहीं उसे एलिजाबेथ मिलती है जो घर लौट रही होती है। उर्सुला उसे रोकती है और कहती है कि अभी घर वापस नहीं जा सकते। एलिजाबेथ रोते हुए कहती है उन्होंने उसे मार दिया। ये सुनकर उर्सुला अंदर तक टूट जाती है। तभी वो देखती हैं कि लुटेरे उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों छुप जाती हैं। जब वो गिरोह घर के अंदर घुसता है तो उन्हें सिर्फ उन्हीं आदमियों की लाशें मिलती हैं जिन्हें उर्सुला पहले ही मार चुकी थी। एक लुटेरा हैरान होकर कहता है ये काम किसी औरत का नहीं हो सकता। तभी दूसरा कहता है लगता है तुम नहीं जानते ये औरत असल में है कौन। और यही तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। हमें समझ आने लगता है कि उर्सुला का एक ऐसा अतीत है जिससे अभी तक सब अनजान थे। आगे चलकर सब राज खुलने वाले हैं और इस वक्त आइजा के लिए व्हील चेयर के साथ ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए वो कहती है कि वो अपने पैरों पर खुद चलना चाहती है। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पाती लेकिन उसकी हिम्मत उसे कोशिश करने पर मजबूर कर देती है और सच में वो दोनों अपने पैरों से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एंटोनी को किसी हलचल की आवाज सुनाई देती है जिससे वो सतर्क हो जाता है। लेकिन कुछ ही पल बाद पता चलता है कि वो उर्सुला और एलिजाबेथ हैं। अब चारों मिलकर उस झील तक पहुंचते हैं जहां खतरनाक मगरमच्छ भरे हुए हैं। उर्सुला इस जगह को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो एक खास तरह की नाव से झील पार करती है। जैसे ही एंटोनी की बारी आती है पार जाने की, तभी डाकुओं का गिरोह वहां पहुंच जाता है। एंटोनी बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके मुताबिक सबसे जरूरी उनका बच निकलना है। उर्सुला मजबूर होकर अपने परिवार को लेकर आगे निकल जाती है लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाती और छिप कर देखने लगती है कि पीछे क्या हो रहा है। तभी कप्तान एंटोनी को उसके पुराने नाम ब्रैटली से बुलाता है और यहीं से समझ आता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब उससे उर्सुला के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बताता। इस पर उसके पैर में गोली मार दी जाती है और कप्तान अपने आदमियों को झील पार करके उनका पीछा करने का हुक्म देता है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कि इस झील में मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जैसे ही वे पानी में उतरते हैं मगरमच्छ उन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते झील खून के तालाब में बदल जाती है और आधे से ज्यादा लोग वहीं खत्म हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और उर्सुला का पीछा शुरू कर देते हैं। जब उर्सुला उन्हें देखती है वो अपनी बहन और बेटी को सुरक्षित जगह छिपा देती है और खुद गिरोह का सामना करने निकल पड़ती है। तभी गिरोह का एक आदमी एलिजाबेथ और आइजा तक पहुंच जाता है। आइजा अपने हाथ में खंजर उठाकर अपनी मौसी की रक्षा करने की कोशिश करती है लेकिन उससे पहले कि वो आदमी उन्हें छू पाता, उर्सुला पीछे से छलांग लगाकर उसके सिर पर वार करती है। अब कप्तान अपने आदमियों को लगातार मरते देख बौखला जाता है। वो गुस्से में उर्सुला को उसके पुराने नाम ब्लडी मेरी से पुकारता है और कहता है कि उसके पास उसका पति है, वो जिंदा है। अगर वो खजाने का ठिकाना बता दे तो सबको छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर उर्सुला के कदम एक पल को रुकते हैं लेकिन कप्तान जाते जाते एंटोनी को भी मार देता है। उर्सुला अब फैसला कर चुकी होती है कि वो झुकेगी नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि सच में उसे सोने के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो अपनी बहन और बेटी को लेकर आगे बढ़ती है और आखिरकार उस जगह पहुंचती है जो पूरे द्वीप की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। वजह ये कि वो जगह सांपों और जहरीले कीड़ों से भरी हुई है जहां दुश्मन आसानी से आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सब एक गुफा में दाखिल होते हैं जो किसी पुराने तहखाने जैसी लगती है। वहां तरह तरह के हथियार, गोलियां और बारूद छुपा कर रखे गए होते हैं। ये सब देखकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है और पूछती है क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? उर्सुला जवाब देती है कि ये सब एक ऐसे शख्स का है जो कभी उसके साथ काम करता था और यही खुलासा होता है कि एलिजाबेथ उर्सुला की नहीं बल्कि थॉमस की बहन है। फिर वो एक बड़ा संदूक निकालते हैं जिसके लिए सब भाग दौड़ हो रही थी। उसमें ढेर सारा सोना भरा होता है लेकिन उर्सुला उसे लालच नहीं बल्कि जाल की तरह इस्तेमाल
करने का फैसला करती है। वो नीचे बारूद बिछाती है और ऊपर सोना रख देती है। फिर सालों बाद वो दोबारा पुराने समुद्री डाकू वाला कवच पहनती है, जैसे उसकी पुरानी पहचान फिर लौट आई हो। उधर गिरोह के कुछ जवान अब तक यकीन नहीं कर पा रहे कि एक औरत अकेले इतना सब कर सकती है। तभी उनका लीडर उन्हें बताता है कि ये औरत कभी कप्तान जैसी थी, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसके मुताबिक उर्सुला ने कप्तान को धोखा दिया था और सारा सोना लेकर भाग गई थी। लेकिन उर्सुला की कहानी कुछ और ही है। वो बताती है कि वो पहले भारत में एक साधारण शिकारी थी। फिर एक दिन एक गिरोह आया जिसने उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया और उसे उठा ले गया। जिंदा रहने के लिए उसे उन्हीं के बीच रहना पड़ा और हर हुनर सीखना पड़ा। रात होते ही डाकू थॉमस को पकड़ कर लाते हैं। वो कप्तान से गर्व से पूछता है, बताओ उर्सुला ने तुम्हारे कितने आदमी मार गिराए? कप्तान चुप रह जाता है। शायद उसके पास जवाब है, मगर वो कहना नहीं चाहता। फिर कप्तान थॉमस को उर्सुला के अतीत की कहानियां सुनाने लगता है और यहीं से उसके खौफनाक अतीत के राज धीरे धीरे खुलने लगते हैं। पता चलता है कि वो दोनों सालों तक साथ रहे थे। इतना खौफ था उनका कि कोई उनके करीब आने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन फिर अचानक उर्सुला ने उसे धोखा दे दिया और कप्तान आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर वजह क्या थी। बरसों से वो यही राज समझने की कोशिश कर रहा है। उधर उर्सुला लड़कियों से कहती है कि अब तैयार रहने का वक्त आ गया है। जैसे ही किसी खतरे का एहसास हो, उन्हें नाव लेकर दूसरे द्वीप की तरफ निकल जाना होगा। इतना कहकर उर्सुला अकेले बाहर निकलती है और एक एक करके वहाँ खड़े 6 आदमियों को खत्म कर देती है। फिर वो उस कमरे तक पहुँचती है जहाँ थॉमस कैद है। वो उसे खोलती है और थॉमस पूछता है, क्या कभी उसका और कप्तान का कोई रिश्ता था? तब उर्सुला सच्चाई बताती है, हाँ हम साथ थे, लेकिन उसने पहले मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने भी उसे छोड़ दिया। मगर अब वो सब अतीत है। अब मेरी एक फैमिली है और मुझे बस उनकी रक्षा करनी है। थॉमस उसकी बात समझता है और कहता है कि उसने सोना इसलिए लिया था ताकि उनकी बेटी के पैर का इलाज हो सके। फिर वो बताता है कि हथकड़ियों की चाबी कप्तान के पास है, इसलिए इतनी आसानी से निकलना मुमकिन नहीं। उर्सुला जैसे ही बाहर निकलती है, कप्तान के आदमी उसे घेर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ घेराबंदी नहीं, एक जाल भी है। उर्सुला समझ नहीं पाती हमला किस तरफ से होगा। तभी कप्तान सामने आता है और उससे खेलना शुरू करता है। पुरानी बातें छेड़ता है, उनके रिश्ते की, उनके प्यार की। उर्सुला उसके सामने सोना फेंक देती है और कहती है, मेरे पति को जाने दो, सोना ले लो, जो चाहिए ले लो। लेकिन कप्तान सिर्फ सोना नहीं चाहता, उसके दिल में एक जलन है, एक जहर कि उर्सुला कैसे उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी बना पाई, जबकि वो आज भी अकेला है। इसलिए वो उसका पति छीनकर उससे बदला लेना चाहता है। इसी दौरान समुद्री डाकुओं का स्नाइपर पेड़ पर बैठा थॉमस पर निशाना साधे होता है, लेकिन संकेत मिलने से पहले ही थॉमस कप्तान पर टूट पड़ता है। उसी वक्त उर्सुला बाकी आदमियों से लड़ने लगती है और तभी उर्सुला का लगाया हुआ बारूद फटने लगता है। धमाकों से कप्तान के कई आदमी मारे जाते हैं, लेकिन तभी कप्तान खुद थॉमस को पकड़ लेता है और तलवार उसके सीने में घोंप देता है। उर्सुला चिल्लाकर उससे थॉमस को छोड़ने को कहती है। बाकी लोग भी आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, लेकिन कप्तान रुकता है क्योंकि उसका बदला अब भी पूरा नहीं हुआ। वो दूसरी बार तलवार थॉमस के सीने में उतार देता है और उर्सुला की आंखों के सामने उसे मार डालता है। उर्सुला उसकी तरफ देखती है, आंखों में आग लेकर कहती है, आज जो तुमने किया है इसकी कीमत बहुत महंगी चुकाओगे। अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। और ये कहकर वो उस रस्सी में आग लगा देती है जिससे सोने का संदूक बंधा है। यही उसकी शुरुआत से योजना थी। आग लगते ही वो एक तरफ छलांग मारती है। उधर लड़ाई में मेजर को पता चलता है कि उसका बेटा भी मारा गया। वो गुस्से से फट पड़ता है और कप्तान पर चिल्लाता है, मैं सोना लेकर जा रहा हूँ, बहुत लोग तुम्हारी खुदगर्जी में मर चुके हैं, अब और नहीं। वो बाकी लोगों को लौटने का आदेश देता है, लेकिन कप्तान मना कर देता है। मेजर अगला कदम समझ पाता उससे पहले ही कप्तान उसे गोली मार देता है। लेकिन कप्तान के ही आदमियों में से एक अब उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और आसपास के इलाकों पर कब्जा करना चाहती थी, तब वो समुद्री डाकुओं की मदद लेती थी। उन्हीं की मदद से उन्होंने कई मुल्कों को अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन जब उन्हें डाकुओं की जरूरत खत्म लगी, उन्होंने उन्हें मरवाना शुरू कर दिया और कप्तान को 3 अलग अलग देशों से हुक्म मिला था, जो भी ब्लडी मेरी को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसके सारे जुर्म माफ होंगे और बड़ा इनाम भी मिलेगा। ये सुनकर बाकी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे वो आजाद हो जाएंगे। उधर उर्सुला बुरी हालत में अपने परिवार के पास लौटती है और भारी दिल से बताती है कि वो थॉमस को नहीं बचा सकी। ये सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब उर्सुला को महसूस होता है कि इन सब लोगों को खत्म करना उसका फर्ज है। वो समझ जाती है कि किसी तरह सिग्नल वाली मशाल जलानी होगी, लेकिन रात हो चुकी है। अगर अभी धुआं नहीं उठा तो सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रुकने का वक्त नहीं है क्योंकि उन्हें पता है डाकुओं का गिरोह कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। इसलिए उर्सुला अपने परिवार को वहाँ से भेज देती है और खुद जाल बिछाने लगती है, ऐसे जाल जिनमें पूरी गैंग फंस सके। कुछ देर बाद दुश्मन गुफा के अंदर घुसते हैं और एक एक करके फंदों में फंसना शुरू हो जाते हैं। जो जाल से बच भी निकलते हैं, उर्सुला उन्हें अपने हाथों खत्म कर देती है। वो ऐसी जगह छिपी होती है जहाँ से कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो सबको देख रही होती है और छिप छिप कर एक एक करके सबको मारती जाती है। काफी देर तक गोलियों की आवाज, टकराती तलवारें और हर तरफ मौत का खेल चलता रहता है। और आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, उर्सुला और कप्तान। कप्तान उसे देखता है
और कहता है क्यों ना आखिरी लड़ाई समुद्री डाकुओं की तरह हो। उसी वक्त सुबह होने लगती है। आयजा देखती है कि मशाल जल चुकी है। उसे लगता है ये उसकी माँ ने किया होगा, लेकिन सच कुछ और है। मशाल कप्तान ने जलाई थी जानबूझकर, ताकि ब्रिटिश कंपनी को उनका ठिकाना पता चल जाए और वो आकर ब्लडी मेरी को पकड़ ले। लेकिन कप्तान ये नहीं जानता कि जहाजों को यहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा और तब तक उसे उर्सुला का सामना करना ही होगा। उर्सुला अब अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है। दोनों तलवारें निकालते हैं और शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई। ऐसी लड़ाई जिसे देखकर लगता है जैसे ये कभी खत्म नहीं होगी। फिर एक पल आता है जब उर्सुला की तलवार हाथ से गिर जाती है। अब उसके पास बचाव का कोई हथियार नहीं। कप्तान उसे पकड़ लेता है, काबू में कर लेता है और अपनी तलवार उसकी छाती पर रख देता है। लेकिन जैसे उसका हाथ रुक जाता है, जैसे वो वार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता है। तभी पीछे से एलिजाबेथ आती है और कप्तान पर गोली चला देती है। गोली उसके कंधे में लगती है। उर्सुला इस मौके का फायदा उठाती है, जमीन से अपनी टूटी तलवार उठाती है। अब दोनों फिर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इस बार कप्तान उसका वार रोक देता है, लेकिन अगले ही पल उर्सुला अपनी टूटी हुई तलवार उसके सीने में घोंप देती है और यही सच सामने आता है। वो उसे मारना ही नहीं चाहता था। वो यहाँ सिर्फ उस लड़की को ढूंढने आया था जिससे उसने कभी प्यार किया था। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती हैं। मरते मरते वो कहता है हमेशा मेरी ब्लडी मेरी बनी रहना। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उधर आइजा को समुद्र किनारे पड़े जहाज में बहुत सारा सोना मिलता है और इससे समझ आता है कि उर्सुला ने ऐसे कई खजाने छिपा कर रखे थे। इस बीच ब्रिटिश जहाज खतरे का संकेत देखकर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ब्लडी मेरी न मिले तो वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जो लोग जानते थे कि वो जिंदा है, सब मारे जा चुके हैं। यानी अब उर्सुला जिंदा रहेगी और दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि वो कहाँ है। और यहीं हमारी आज की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी और नए रिकैप में।